उसके आसपास की दुनिया बिखरने लगी थी। ज़ैंग यीमिंग बाइटडांस का सीईओ था, वो चाइनीज कंपनी जिसने टिकटॉक बनाया था। न्यूज़ देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। Now, President Donald Trump threatened to ban it altogether. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. टिकटॉक ऑलरेडी इंडिया में बैंड है, जिससे उन्होंने रातों रात 200 मिलियन यूजर्स खो दिए। टिकटॉक एक इंटरनेशनल फ्यूड के सेंटर में था। दुनिया भर के यूजर्स और गवर्नमेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या हम टिकटॉक पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ज़ैंग को अमेरिकन्स ने स्पाई कहना शुरू कर दिया था और वहीं चाइनीज ने ट्रेटर कहना। और ऐसे कई एक्यूजेशंस दुनिया के हर तरफ से आ रहे थे। टिकटॉक एक डेटा कलेक्शन सर्विस है जिसे सोशल नेटवर्क बना दिया गया है। ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए सीक्रेटली सर्विलेंस सॉफ्टवेयर से भरा गया है। ये दुनिया का सबसे एडिक्टिव सोशल मीडिया ऐप है। वो डिसेबल्ड के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये एक मालवेयर है जिससे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। टिकटॉक प्रेडेटर्स के लिए मैग्नेट है। जरा रुको, सब्र करो। ज़ैंग ने न्यूज को ऑफ किया। ज़ैंग ने खुद को याद दिलाया कि टिकटॉक को मिल रहे सारे नेगेटिव मीडिया अटेंशन के बाद भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप कंबाइंड रेवेन्यू ले, ट्विटर, जूम, ड्रॉपबॉक्स, लिफ्ट, स्नैपचैट, शॉपिफाई, एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ग्रुपऑन और स्पॉटिफाई एक साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका नाम है बाइटडांस। इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है टिकटॉक, जिसने 4 साल से भी कम टाइम में 3 बिलियन ग्लोबल डाउनलोड्स को क्रॉस कर दिया। बट बाइटडांस अब दूसरे एप्स पर भी काम कर रहा है जो इससे भी ज्यादा पोटेंशियल का है। वो ऑलरेडी ज्यादा पैसे कमाते हैं नेटफ्लिक्स से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फेसबुक से डबल हैं और वो वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत तेजी से। और हाँ, आपको कितना पता है बाइटडांस के बारे में? आपने हर जगह टिकटॉक प्रमोट होते हुए देखा होगा, आप शायद यूज भी करते होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है ये एक सिंपल सा चाइनीज वीडियो ऐप अचानक पूरे वर्ल्ड में कैसे छा गया? देखिए, अगर आप मेरी तरह टिकटॉक बंद कर चुके हैं क्योंकि ये सब बच्चों के लिप सिंकिंग और डांस से भरा एक क्रिंजी ऐप है, तो आप गलत। एक डेकेड से भी कम में बाइटडांस चाइना के 4 बेडरूम अपार्टमेंट, जहां हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी इशू होता था, वहां से उठकर ग्लोबल एम्पायर बन गया, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया को शेप दिया बल्कि टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को भी। इसकी इनसाइड स्टोरी कि ये कैसे बना बहुत ही इंस्पायरिंग और फैसिनेटिंग है। और पते की बात बता दो कि अमेरिकन टेक जायंट्स बहुत डरते हैं बाइटडांस से। और असली सवाल तो ये है कि क्या आपको भी इससे डरना चाहिए? बाइटडांस एक ऐप फैक्ट्री है और टिकटॉक इसका सबसे सक्सेसफुल ऐप है। जब उनकी कंपनी 2012 में लॉन्च हुई, उन्होंने 12 अलग ऐप्स बनाए अगले ही महीने में, जिनमें से कुछ नाम थे लाफ सो मच यूल गेट प्रेग्नेंट और रियल ब्यूटीज, एवरीडे 100 ब्यूटीफुल गर्ल्स। ऐसे वक्त पर यह कहना मुश्किल था कि बाइटडांस दुनिया भर में इतना ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। इनफैक्ट उन्हें अर्ली डेज में अपनी लो रेपुटेशन के कारण लोगों को हायर करने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। कंपनी के फाउंडर्स ज़ैंग यीमिंग के बहुत बड़े प्लान्स थे। वो इंस्पायर्ड थे बिजनेस मैग्नेट्स लाइक स्टीव जॉब्स से, और उनका सपना था एक ग्लोबल कंपनी बनाना जो कि बॉर्डरलेस हो एज गूगल। ये जितना लगता है उससे ज्यादा एम्बिशियस था, क्योंकि चाइना बेसिकली ऑपरेट्स अ सेपरेट इंटरनेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लेटफॉर्म्स हम जानते हैं जैसे यूट्यूब और फेसबुक चाइना में बैंड है, और इसीलिए चाइना में शुरू हुई इंटरनेट कंपनीज कभी वर्ल्ड वाइड सर्विस मैनेज नहीं कर पाती हैं। सो ज़ैंग को पता था कि उसे इन सभी ऑड्स को डिफाई करके एक ग्लोबल एम्पायर बनाना है। फिर एक दिन 2012 में उन्हें कुछ रियलाइज हुआ। जब वो ट्रेन में थे, उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर पढ़ने वालों के कंपेयर में फोन यूज करने वालों की गिनती ज्यादा है, और रियलाइज किया कि उनको सारी इंफॉर्मेशन फोन्स में मिल सकती है। और ये भी रियलाइज किया कि फोन में मिलने वाली इंफॉर्मेशन के लिए हमें लोगों पर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल के लिए इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज हो सके और वही कंटेंट दिखाया जाए जिसमें वो पर्सनली इंटरेस्टेड है। और इसी तरह बाइटडांस की नेक्स्ट ऐप का जन्म हुआ, चोचिया, जिसका मतलब है हेडलाइंस।
एक न्यूज ऐप जिसमें पावरफुल रिकमेंडेशन एल्गोरिदम हो जो हर इंडिविजुअल को न्यूज स्टोरीज की फीड प्रोवाइड करे उनके हिसाब से। जैंग सेड हम ऐसा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं जो आपको समझे। जैसे उबर कार्स को लोगों की पसंद से मैच करता है, वैसे ही हम इंफॉर्मेशन मैच करेंगे। आइडिया सिंपल था लेकिन बहुत रिवॉल्यूशनरी भी। बाय ट्रैकिंग एवरी सिंगल टैप, पॉज और स्वाइप, ByteDance's एल्गोरिदम यूजर्स को यूजर से अच्छा समझने लगा। किसी और के बनाए हुए रैंडम आर्टिकल्स को ना शो करके एल्गोरिदम फिगर आउट करता था कि कौन से यूजर कैसे न्यूज स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें वैसे ही फीड प्रोवाइड करने लगा और उन्हें यूनिक पर्सनलाइज्ड फीड मिलने लगा। जितना यूजर इस ऐप को यूज करता, एल्गोरिदम उनके बारे में उतना ही सीखता और रिकमेंडेशन और ज्यादा एक्यूरेट होती। एज द रिजल्ट ये काफी एडिक्टिंग था और बहुत बड़ी सक्सेस भी। इतना ज्यादा कि दूसरी कंपनीज जल्द ही उनके आइडिया को कॉपी करने लगे। जैंग जानता था कि ByteDance को नए इनोवेशन की जरूरत है, नहीं तो बड़े बजट वाले उन्हें पीछे छोड़ देंगे। लकीली जैंग को एक और आइडिया आया और ये सिर्फ उनकी कंपनी ही नहीं बदलने वाला था, ये दुनिया बदलने वाला था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ByteDance के बनाए न्यूज ऐप हेडलाइंस के एवरेज यूजर्स इस ऐप में अपने दिन का 74 मिनट स्पेंड करते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि लोग अचानक न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इतना इनक्रेडिबली स्मार्ट एल्गोरिदम बनाते हैं जो लोगों के पसंद के बारे में सीखकर वही टॉपिक शो करता है तो लोग हुक्ड हो जाते हैं। बट जैंग ने सोचा कि सिर्फ न्यूज और इंफॉर्मेशन तक ही क्यों रहा जाए। उन्होंने हेडलाइंस ऐप के सामने एडिक्टिव एल्गोरिदम से शॉर्ट वीडियोस के लिए नया ऐप क्रिएट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नया ऐप टिकटॉक होगा, तो आप हाँ आधे सही हैं। 2017 में उन्होंने टिकटॉक का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया जो हम जानते हैं। हाँ, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट 2016 में ByteDance ने Douyin लॉन्च किया, which is the Chinese version of TikTok. सेम premise, सेम लोगो, सेम इंटरफेस, बट चाइना ने पहले खुद का सेग्रीगेटेड वर्जन बनाया और उसमें कुछ नोटेबल डिफरेंसेस हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव एनर्जी नाम से सेक्शन है, ये उन सेलेक्टेड वीडियोस को ही शो करता है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट का प्रमोशन हो। सेकेंडली, इसमें एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन था, जहां आप बस फेस को टैप करके उस क्रिएटर के सारे वीडियोस देख सकते थे। इस फीचर की वजह से ByteDance पर लॉ सूट किया गया जब उसने टिकटॉक पर ये इंट्रोड्यूस किया। चाइनीज वर्जन में लोगों की स्किन को भी डिफॉल्ट लाइटर दिखाया जाता था। ऐसा चाइना के वाइटनिंग ऑब्सेशन की वजह से है। इन शॉर्ट, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस के अलावा टिकटॉक का चाइनीज वर्जन लगभग सेम है। बट दोनों ही वर्जन में एक बात बिल्कुल सेम है और वो है पावरफुल एल्गोरिदम। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये आपके सोशल नेटवर्क पर नहीं बना है। यू डोंट हैव टू फ्रेंड, फॉलो, सब्सक्राइब और इवन सर्च फॉर एनीवन। आपको बस ऐप ओपन करना है और बस स्वाइप करते रहना है। हर स्वाइप पर इसके एल्गोरिदम और बेहतर ढंग से आपको कैसे वीडियो शो करना है समझ जाएंगे। क्योंकि आप बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस कुछ ही मिनट्स में कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसके एल्गोरिदम के पास बहुत सारा डेटा मिल जाता है आपको कैसे कंटेंट पसंद है और नहीं पसंद है। आप चाहें तो एक सेशन में 100 वीडियोस देख सकते हैं, जबकि YouTube में आप सिर्फ हैंडफुल ऑफ वीडियोस ही देख पाएंगे। और क्योंकि आप अपने सोशल सर्कल पर कंटेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो आपको कभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की कमी नहीं होगी। You're just one flick away from something totally random and new. साइकोलॉजिस्ट्स इसके और कसिनो में स्लॉट मशीन्स खेलने के इफेक्ट में काफी सिमिलैरिटी पाए हैं। जब आप ऐसी बात को नेवर एंडिंग स्क्रॉल इफेक्ट के साथ कंबाइन करते हैं जो आपके ब्रेन को कब रुकना है ये फील होने ही नहीं देता है, तो हम कह सकते हैं कि एडिक्शन क्यों होता है। ByteDance ने ऐसा फीचर भी ऐड किया था जिसमें आप अगर एक बार बैक दबाएं तो नया वीडियो आ जाता है। आपको बाहर जाने के लिए 2 बार बैक बटन दबाना होगा। I'm addicted to TikTok now. I've just downloaded it myself and I can't take my eyes off the videos. I spent between 7 to 8 hours. You just keep on scrolling, like you just lose track of time whilst you're on there. You open this app, you start swiping, and before you know it, 3 hours of your life is gone and you've achieved basically nothing. And we're going to look back at the effects of what that does to the brain. What effect does that have on the rest of your life? However, ByteDance को लोगों को न्यू वीडियोस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें पता था कि बिना उन लोगों के जो नए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, एक एडिक्टिव ऐप और एल्गोरिदम कोई काम का नहीं है। उन्होंने क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए 5 पार्ट प्लान को लॉन्च किया। स्टेप 1, लोअर द बैरियर टू एंट्री। सोशल मीडिया पर कंपटीशन टफ था। सिंपल सेल्फी वीडियोस बनाकर YouTube पर शो करना उतना हेल्पफुल नहीं था। आपको इसके लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना पड़ रहा था, थंबनेल बनाना सीखना पड़ रहा था।
जिससे नए क्रिएटर्स के लिए शुरुआत करना काफी मुश्किल हो गया था। सो ByteDance ने शुरू किया बिल्कुल इजी वीडियोस पोस्ट करना विद बिल्ट इन एडिटिंग फंक्शन इन द ऐप। आप उसमें फिल्टर्स लगा सकते हैं, म्यूजिक डाल सकते हैं और इमीडिएटली वो वीडियो बहुत प्रोफेशनल और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। फिर स्टेप 2, चैलेंजेस। आपको अगर 2014 का आइस बकेट चैलेंज याद है तो ByteDance को भी याद था। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो ऐप में ही ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करेंगे तो लोगों को गिनती बढ़ाने में काफी आसानी होगी और लोगों को अब ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें बस चैलेंज ज्वाइन करना है। जो फिर स्टेप 3 तक जाता है, गिव देम अ टेस्ट ऑफ फेम। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया फोरम्स को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के। और इसके अपोजिट आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बताएंगे आपको कि हाउ देयर टिकटॉक वीडियोस जस्ट ब्लू अप। I literally gained like 1 million followers in about the space of like 6 weeks. बेसिकली ByteDance ने रियलाइज किया कि क्रिएटर्स के लिए पोस्टिंग इजी करने से वो काफी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए न्यू गोल्ड रश जैसा था जो दूसरे सोशल मीडिया पर काफी लेट आए हैं। आप टिकटॉक ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पहले ही वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज पा सकते हैं और क्रिएटर्स को फेम का डोज और बहुत सारे डोपामिन देकर वो और ज्यादा लोगों को एनकरेज कर सकते हैं ऐप ज्वाइन करने के लिए, जस्ट बाय टेलिंग टू फॉलो देम ऑन टिकटॉक। अगर आप गैरी वी को जानते हैं तो जाहिर है आप इससे फैमिलियर होंगे। टिकटॉक। बट फिर ByteDance ने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस की। एंट्री बैरियर को इतना लो रखने से क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी लो होने लगा। उनके पास वीडियो पोस्ट करने वाले बहुत से लोग थे पर मेजरली उनके पास बच्चे थे लिप सिंक और डांस करने वाले। सो फिर आया स्टेप 4, ब्राइब द टॉप टैलेंट। ByteDance ने ज्यादा फॉलोइंग वाले दूसरे प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर को इन्फॉर्म किया और उन्हें इस ऐप में पोस्ट करने के लिए ऑफर करने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो आर्ट स्कूल्स भी गए जहां उन्होंने गुड लुकिंग क्रिएटिव स्टूडेंट्स को खोजा और उन्हें फेमस करने को प्रमोट किया। और जब उन्होंने हायर क्वालिटी कंटेंट को अट्रैक्ट कर लिया तब उन्हें एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके ज्यादा व्यूज लाने को डिसाइड किया, जिससे लोगों का परसेप्शन इंप्रूव हुआ कि हाँ ये क्वालिटी कंटेंट है। एंड देन फाइनली स्टेप 5, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। उन्होंने टॉप क्रिएटर्स के लिए अकाउंट मैनेजर्स असाइन किए जो कभी कभी इन क्रिएटर्स के स्कूल असाइनमेंट्स और रिलेशनशिप इश्यूज में हेल्प करते थे, जिससे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सके। और ऐसे ही ByteDance ने कर दिखाया। इसी स्ट्रेटजी का यूज करके चाइना में डोइन वायरल हुआ। काफी चाइनीज कंपनीज ने उन्हें कॉपी करने का कोशिश किया, बट रिमेंबर आप जितना ByteDance के ऐप को यूज करते हैं उतना ही उसके एल्गोरिदम आपके बारे में सीखता है। फिर अच्छे कंटेंट रिकमेंडेशंस मिलते हैं, फिर आप ज्यादा ऐप यूज करते हैं। दिस क्रिएट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। एज अ रिजल्ट काफी कम लोग दूसरे कॉम्पिटिटिव ऐप में स्विच करना चाहते थे। ByteDance ने चाइना में कोड क्रैक कर लिया था और इसे अब वो वर्ल्ड वाइड करना चाहते थे। 2017 में उन्होंने ऑफिशियली ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया, टिकटॉक। एंड क्योंकि ज़ैंग यीमिंग खुद एक एम्बिशियस आदमी थे, इवन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होने वाला है। आपके लिए एक क्विज है। आप एक कंपनी के ओनर है जिसका ऐप चाइना में इनक्रेडिबली पॉपुलर है, बट आप इसे दुनिया भर के बिगेस्ट टेक जायंट्स के साथ compete करना चाहते हैं, तो क्या आप ए फेसबुक और यूट्यूब जैसे राइवल्स से बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर वेजेस ऑफर करेंगे, बी फेसबुक और यूट्यूब के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को पे करेंगे जिससे वो टिकटॉक पर पोस्ट करे, या फिर फेसबुक और यूट्यूब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एड्स रन करेंगे जिससे आप अपने कंपटीटर्स के यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। ट्रिक क्वेश्चन, ByteDance ने ये तीनों ही किया। टिकटॉक को इतनी सक्सेस शायद कभी नहीं मिलती। यूजर जनरेटेड कंटेंट के करंट किंग्स ने उन्हें रोक लिया होता, बट उन्होंने टिकटॉक को अंडर एस्टिमेट किया और उन्हें यह काफी देर बाद रियलाइज हुआ कि वो सीरियस कंपटीटर है। तब तक टिकटॉक ने उनके काफी सारे एम्प्लॉइज, क्रिएटर्स और व्यूअर्स को अपने साथ कर लिया था। ऑफ कोर्स इसे अंडर एस्टिमेट करने का रीजन ये था कि टिकटॉक का ग्रोथ रेट अनप्रेसिडेंटेड था। उन्हें जीरो से हीरो बनने में काफी कम वक्त लगा, पर ऐसा उन्होंने कैसे किया? अब जब ByteDance ने टिकटॉक का चाइनीज वर्जन लॉन्च किया तब उन्होंने क्वेश्चनेबल प्रमोशन टैक्टिक्स का यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फोन शॉप्स के साथ डील की जिसमें वो डिवाइसेस को अनबॉक्स करके उसमें ऐप को प्री इंस्टॉल करके बॉक्स रीसील कर देते थे। सो जब आप नए फोन को स्विच ऑन करेंगे तो आप ऑलरेडी उनके पास हैं। खैर, इंटरनेशनल वर्जन के साथ टिकटॉक ने पहली जीनियस मार्केटिंग ट्रिक्स का यूज
सबके सामने किया था। उन्होंने शुरुआत में यूजर्स को एनकरेज किया कि वो अपने टिकटॉक वीडियोस को दूसरे सोशल मीडिया ऐप पर शेयर करें। ये थोड़ा अजीब भी था। आखिर टिकटॉक अपने वीडियोस को दूसरे सोशल मीडिया पर क्यों डालना चाहेगा, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट एंड सो ऑन? सिंपल, क्योंकि हर टिकटॉक वीडियो में एक वाटरमार्क होता था कॉर्नर पे, और इससे हुआ प्रमोशन। अगर आपने कभी टिकटॉक डाउनलोड किया भी नहीं होगा तब भी आप टिकटॉक के वीडियोस देखते होंगे भाई साहब, ड्यू टू द वाटरमार्क। ये अल्टीमेट फ्री पब्लिसिटी था। एंड रिमेंबर, टिकटॉक ने अपने बिल्ट इन एडिटिंग फंक्शन के कारण कंटेंट क्रिएट करना काफी आसान बना दिया था। सो लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे और उसे दूसरे सारे सोशल मीडिया एप्स पर पोस्ट किए, जिससे टिकटॉक को एंडलेस फ्री मार्केटिंग मिल रहा था। ByteDance टीम दूसरे सोशल मीडिया एप्स पर फेक अकाउंट बनाकर अपने बेस्ट वीडियोस को रीपोस्ट कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि जितना ज्यादा आप टिकटॉक वाटरमार्क देखोगे उतने ही चांसेस हैं कि आप उस ऐप को डाउनलोड करें। बट फ्री प्रमोशंस के साथ साथ टिकटॉक की टीम ने काफी सारे पेड एड्स भी बनाए। अब एड कैंपेन बनाने के लिए मोस्ट कंपनीज एक्सपेंसिव कंसल्टेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, एडिटर्स, एक्टर्स, डिजाइनर्स एटसेट्रा हायर करते हैं। बट टिकटॉक ने अपने अपलोडेड वीडियोस को ही एड्स बना दिया। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ने उनको ये अलाउ किया। जितने पैसे वो एड्स बनाने की जगह बचा लिए, उसी पैसों को लगाकर वो सारे एड्स सारे मेजर प्लेटफॉर्म पर चलाने लगे। उन्होंने इनिशियली लो सीपीएम वाले हाईली पॉपुलेटेड प्लेसेस को टारगेट किया, जैसे इंडिया के कुछ पुअर सिटीज। इससे उन्हें बहुत सारे डाउनलोड्स बहुत इजीली मिले, जिससे ये ऐप स्टोर के टॉप पे आ गया और इससे बहुत सारी फ्री पब्लिसिटी मिल गई। एक बार जब टिकटॉक को मोमेंटम मिल गया, उन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिनके 5000 से 10,000 फॉलोअर्स हो उनको टारगेट करना शुरू किया एंड उन्हें प्रॉमिस किया कि वो टिकटॉक के स्टार बन जाएंगे अगर उन्होंने कंटेंट डालना शुरू कर दिया। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो दूसरे सोशल मीडिया पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो खुशी खुशी स्विच कर लिए। और फिर टिकटॉक एक स्टेप आगे बढ़ा। वो बड़े इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना शुरू कर दिया जिनके लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने लगे फॉर पोस्टिंग ऑन टिकटॉक। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग ByteDance ने तो एक अननेम्ड इन्फ्लुएंसर को $1 मिलियन दिए थे एक वीडियो पोस्ट करने के। हो सकता है ये काफी रिडिक्यूलस लगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटीज प्लेटफॉर्म का यूज करके नए यूजर्स और एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, और इतना ही नहीं, इन्वेस्टर्स को भी। ऐसा लग रहा था जैसे हर वेंचर कैपिटल फर्म अगला फेसबुक ढूंढ रहा हो, और कई बड़े स्टार्स को इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता देख इन्वेस्टर्स ने टिकटॉक पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए, जिसको ByteDance ने इन्वेस्ट किया और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। एक टाइम पर वो तो $3 मिलियन पर डे खर्च कर रहे थे एड्स पे। उनका फोकस सिर्फ ग्रोथ था, ना कि प्रॉफिट। बट उनका वन ऑफ द बिगेस्ट कीज ऑफ सक्सेस ये था कि ByteDance ने दूसरी कंपनीज के साथ एक्विजिशंस किए थे, जिससे टिकटॉक के ग्रोथ में हेल्प मिली। इनमें से कई AI कंपनीज थी जो एल्गोरिदम को और अच्छा करने में मदद कर रही थी। बट जैसे ही टिकटॉक एक्सपैंड करता था नए एरिया में, वो लोकल कंपनीज को एक्वायर करते थे जिनके पास सिटी का अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। हाउएवर, ByteDance का अब तक का सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्विजिशन था Musical.ly, एक शॉर्ट वीडियो ऐप जो टिकटॉक से काफी सिमिलर था, स्पेशली जब वो वीडियोस में गानों का यूज करते थे। ये ऐप थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहा था, बट फिर भी यूएस में इसने सॉलिड यूजर बेस बना रखी थी, स्पेशली यंग यूजर्स में। सो ByteDance का इसे खरीदना एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका था नए मार्केट में नए यूजर्स को लाने का। ByteDance ने फिर मर्ज किया Musical.ly और टिकटॉक को। पहले तो काफी Musical.ly के यूजर ना खुश थे, बट फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, टिकटॉक का एल्गोरिदम अच्छा है। अब ये सब आपको काफी इजी लग रहा होगा। आपको याद रखना होगा कि ByteDance के पास एक फॉर्मूला था जो वो चाइनीज वर्जन वाले ऐप में फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें पता था कि क्रिएटर्स के लिए लो एंट्री बैरियर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। उनके पास पूरी टीम थी जो ब्यूटीफाइंग फिल्टर्स बनाने का काम करती थी, जिससे लोगों को अच्छा दिखाया जा सके ताकि वो कॉन्शियस ना हो। टिकटॉक ने चाइनीज वर्जन से काफी सारे पॉपुलर चैलेंजेस को कॉपी करना शुरू किया ताकि यूजर्स के पास काफी इजी फन चैलेंजेस हो, जिससे वो टिकटॉक डाउनलोड करने पर पार्टिसिपेट कर सके। और फिर एक दिन कुछ सरप्राइजिंग हुआ। ByteDance हेडक्वार्टर्स में सुबह सुबह का दिन। मार्केटिंग टीम काफी थकी हालत में थी। बीते कुछ महीने काफी थका देने वाले थे, और ByteDance में वही सेम 996 वर्किंग कल्चर था जो ज्यादातर चाइनीज कंपनीज में होता था, जिसका मतलब था आप 9 AM से 9 PM तक काम करते थे हफ्ते के 6 दिन। हाँ, आपको अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है, बोनसेस अवेलेबल हैं, बट हाँ, इतना कहना काफी होगा। हर कोई सरप्राइज था जब सुबह सुबह एक आदमी ने चिल्ला के कहा कि
आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अभी अभी टिकटॉक ज्वाइन किया है। ये काफी बड़ी न्यूज थी क्योंकि आर्नोल्ड को ऐसा करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहीं से बस इस ऐप के बारे में सुना और वीडियोस मजे के लिए पोस्ट कर दिए। इससे टिकटॉक को फ्री पब्लिसिटी मिली और इससे साबित हो गया कि वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उन्हें अब क्रिएटर्स को पे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी वीडियोस बना रहे थे। बट इन सारी मार्केटिंग के बदले भी एक और सबसे बड़ा रीजन था जिसने टिकटॉक के सडन ग्रोथ में हेल्प की। ये ऐसा कुछ था जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था। घर में बंद कुछ करने के लिए ना होने की वजह से टिकटॉक एक गो टू ऐप बन गया। बच्चों ने इसे अपने पेरेंट्स को यूज करने सिखा दिया जिससे वो साथ में चैलेंजेस करने लगे। टिकटॉक पहले से ही इतना ग्रोन था पर पैंडेमिक ने उसमें फ्यूल डाल दिया। लॉकडाउन के टाइम रिपोर्ट किया गया कि एवरेज टिकटॉक यूजर हर दिन 8 डिफरेंट टाइम्स पर ऐप ओपन करता है। सडनली टिकटॉक यूट्यूब से ज्यादा तेज ग्रो होने लगा और बाइटडांस का इंटरनेशनल एक्सपेंशन अनइमेजिनेबली काफी बेहतर था। बट यहाँ और भी कुछ हो रहा था। टिकटॉक के रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन के टाइम मल्टीपल इश्यूज की शुरुआत होने लगी और पलक झपकते ही उनका सारा हार्डवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। दो 2019 में इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाया जा रहा था। रातों रात टिकटॉक ने 200 मिलियन यूजर्स को खो दिया। पाकिस्तान ने भी इसमें बैन लगा दिया। टिकटॉक ने जल्दी इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील किया पर कुछ महीनों में ही उन्हें फिर से बैन कर दिया गया। इस रीजन से कि वो यूजर्स के डेटा को चुरा कर देश के बाहर चोरी छिपे शेयर कर रहे थे। बट ये बस चेन रिएक्शन की शुरुआत थी क्योंकि अब दुनिया भर की ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट्स टिकटॉक को लेकर कंसर्न रेज कर रही थी। स्पेसिफिकली किस टाइप का डेटा टिकटॉक कलेक्ट कर रहा है और उस डेटा का वो क्या कर रहा है। हर किसी की अपनी थ्योरी थी। एक पॉपुलर रेडिट पोस्ट में क्लेम किया गया था कि इस ऐप को रिवर्स इंजीनियर किया गया है एंड ये स्टेट किया गया है कि एसेंशियली एक डेटा कलेक्शन सर्विस है जो बड़ी बारीकी से सोशल मीडिया की तरह यूज हो रहा है। एक iOS अपडेट का ये मतलब भी होता है कि यूजर्स को ऐप के क्लिपबोर्ड एक्सेस के बारे में अलर्ट किया जाए। सून टिकटॉक के ऐसे वीडियोस आने लगे जिसमें टिकटॉक हर एक इन्फो को रीड कर रहा था जिसे किसी डिवाइस से कॉपी किया गया, इवन इफ वो इस ऐप का यूज ना कर रहा हो। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्लेम किया कि टिकटॉक उन चाइनीज ऐप में से है जो सारा डेटा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रांसफर करता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू को चेक किया जब दोनों ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लॉ मेकर ने सजेस्ट किया कि ये एक सीरियस रिस्क है और ये चाइनीज गवर्नमेंट का सर्विलियंस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने तो इसे ट्रोजन हॉर्स भी कहा था। द फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से बाइटडांस उन चाइनीज कंपनी में से एक है जो एप्पल प्राइवेसी पॉलिसीज को बाईपास करती है। The Android version includes code that allows for the downloading of remote zip files, unzips them, and executes the apps inside arbitrarily. TikTok asks for access to your videos, your photos, your microphone, your camera, and your contacts. TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. रुको होल्ड ऑन। बड़े अमाउंट में डेटा कलेक्ट करना वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। ये तो हर प्लेटफॉर्म कर रहा है, तो सब इतना फ्रीक आउट क्यों कर रहे हैं? वेल, चाइना के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के अकॉर्डिंग बॉर्डर के अंदर सारे कंपनीज को बिना वारंट के अपनी रिक्वेस्ट पर डेटा को हैंड ओवर करना होता है। इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपकी कंपनी को तुरंत अपने नाम कर सकती है। तो हाँ, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बिग टेक कंपनीज के पास हमारा बहुत सारा डेटा है, बट ये मानना कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास हमारा सारा पर्सनल डेटा है थोड़ा डराने वाला था, स्पेशली तब जब टिकटॉक इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रहा था। Every bit and byte of data that TikTok collects is under the scope of China's intelligence law. Maybe that's why it's getting banned from the US Armed Services and why Reddit's CEO recently claimed that it was fundamentally parasitic. बट फिर भी
ये कहानी का एक साइड था और अब दूसरे साइड पर नजर डालते हैं। टिकटॉक ने रिपीटेडली स्टेट किया है कि वो एक चाइनीज कंपनी नहीं है। हाँ, पेरेंट कंपनी ByteDance एक चाइनीज कंपनी है, बट उन्होंने टिकटॉक के लिए एक पूरी तरह सेपरेट ऐप बनाया एंड कंपनी जो चाइना में बेस्ड नहीं है इज नॉट अंडर देयर रूल्स। टिकटॉक सेड कि ना तो उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा दिया है और ना ही देंगे। एक और बात कह सकते हैं कि टिकटॉक पर लगाए जा रहे दुनिया भर के कंट्रीज के बैन और थ्रेट टिकटॉक के लिए ना होकर चाइना के लिए हो। दिस वॉज अबाउट द राइज ऑफ चाइना। टिकटॉक कई गवर्नमेंट्स के बीच हो रहे पॉलिटिकल बैटल में यूं ही फंस गया हो और इसे बस एक प्यादे की तरह जियोपॉलिटिकल चेस में यूज किया जा रहा हो। टिकटॉक कई सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे ऐप को ही आपको बेटर तरीके से समझकर टेलर्ड वीडियोस दिखाने के लिए बनाया गया है, ना कि चाइनीज के थ्रू सर्विलियंस के तौर पर। उनके अगेंस्ट लगाए गए कई सारे एक्यूजेशंस बस थियोरेटिकल फियर्स है, ना कि एक्चुअल एविडेंस। बट डिस्पाइट दैट ऐसा लगा जैसे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में टिकटॉक पब्लिक एनिमी नंबर 1 है, स्पेशली यूएस, जहां ट्रम्प ने एड चलाया जिसमें ये कहा गया कि टिकटॉक आप पर स्पाई कर रहा है। और फिर The US will ban these apps within 45 days unless they are taken over by an American company. Of course, we know that Microsoft is currently in talks to buy some of TikTok's operations in countries like the US, Canada, Australia, and New Zealand. In this executive order, Trump cited some of the things we already know that US officials are worried about when it comes to these apps, things like national security concerns, how they collect data. टिकटॉक से कहा गया या तो वो यूएस बायर ढूंढे या फिर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। कई सारे टिकटॉक स्टार्स जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर अपना कैरियर बनाया था काफी पैनिक होने लगे। बट जल्द ही ये देखने को मिला कि माइक्रोसॉफ्ट ने बीच में आके टिकटॉक के अमेरिकन ब्रांच को खरीद लिया जिससे ऐप चलता रहे। बट लास्ट मिनट में ट्रम्प ने कहा कि वो तब तक डील नहीं करेंगे जब तक बहुत सारा पैसा यूएस ट्रेजरी में ना जाए, सो डील कैंसिल कर दी गई। नेक्स्ट ऐसा देखने को मिला कि ओरेकल टिकटॉक को लगभग खरीदने वाला है, बट अगेन ट्रम्प ने अनाउंस किया कि ByteDance को इस डील में $5 बिलियन एजुकेशन फंड में देना होगा एज अ पार्ट ऑफ द डील, जिसके बारे में ByteDance पूरी तरह से अनअवेयर था। सो फिर से डील कैंसिल कर दी गई। मीनवाइल ByteDance और टिकटॉक ने ट्रम्प और यूएस गवर्नमेंट पर काफी आर्ग्यूमेंट लगाए इस होप में कि बैन को 2020 में यूएस इलेक्शन तक डिले किया जाए। और जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तब टिकटॉक को लगा कि अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। बट इंस्टेड बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया डीपर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। सो टिकटॉक बैन तो नहीं हुआ था, पर अभी भी उस पर खतरा था। द आयरनी इज जब सारा वेस्ट ByteDance को चाइनीज गवर्नमेंट का पपेट बोल रहा था, उस वक्त खुद चाइनीज गवर्नमेंट ByteDance के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही थी। उन्होंने ByteDance के दूसरे ऐप्स में से एक को बैन कर दिया था जिसे जोक्स और मीम्स के लिए बनाया गया था। उसका मानना था कि ये इसमें वल्गर कंटेंट दिखाते हैं। ByteDance पर हर डायरेक्शन से अटैक्स हो रहे थे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पूरी दुनिया टिकटॉक के डेटा पॉलिसीज पर डिबेट कर रही थी, तब उन्होंने कुछ ऐसी चीज को मिस कर दिया जो ज्यादा डरावना था। Okay, has anyone else noticed that your For You page has been a little too accurate lately? It hasn't been things that I'll Google or I talk about. It's been thought. एक एल्गोरिदम जिसे ऐसा डिजाइन किया गया हो कि वो लोगों को वही दिखाए जो वो चाहते हैं, सुनने में काफी अच्छा लगता है जब तक आप इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है जब एक पीडोफाइल ऐप ज्वाइन करता है और वो अंडर एज लड़कियों को प्रोवोकेटिवली डांस करना देखना चाहता है। If you're looking at a lot of kids dancing sexually, it's going to give you more kids dancing sexually. Here's a video showing a young girl in class on the floor in her school uniform. It's attracted hundreds of comments, mainly from much older men. A lot of the accounts he followed were mostly young girls. I saw that there was one as young as 7 there. Now, ये ध्यान देने के लिए एक बात है कि सिर्फ टिकटॉक ही ऐसा अकेला नहीं है। YouTube के रिकमेंडेशन इंजन की वजह से उसमें भी प्रेडेटर स्कैंडल है, जहां ओल्ड मैन यंग बच्चों की वीडियोस देखते हैं और इससे एल्गोरिदम उन्हें और कंटेंट रेकमेंड करता है इसी तरीके के। वर्स्ट पार्ट इज वो एक दूसरे को कुछ वीडियोस में लिंक करते हैं और कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स देते हैं, जिससे यूट्यूब को किड्स वीडियोस पर कमेंट्स डिसेबल करने पड़े। बट टिकटॉक में इससे भी बुरे हालात हैं क्योंकि इसमें आप यूजर्स को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। प्लस ऐसा माना जाता है कि 4 में से 1 यूजर अंडर 17 है। एक नोट में कहा गया कि टिकटॉक ने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अथॉरिटीज को पे किए हैं ताकि वो बच्चों के प्राइवेट इन्फो को कलेक्ट कर सकें बिना पेरेंटल कंसेंट के।
उन्हें कई और $मिलियन पे करने पड़े जब कुछ डेटा लीक हो गया, जिनमें उन बच्चों की भी प्राइवेट डिटेल्स थी जो 6 या उससे कम एज के हैं। टिकटॉक का प्रीडेटर प्रॉब्लम बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे उनका पावरफुल एल्गोरिदम भी लोगों को, इवन बच्चों को, एक गहरे खाई में पुश कर सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है कि कैसे बच्चे वीडियोस देख सकते हैं जो डिस्टर्बिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्टर एक ब्रांड न्यू कंटेंट बनाती है, ये प्रिटेंडिंग कि वो 13 साल की बच्ची है। उसने ना कहीं लाइक किया और ना ही किसी को फॉलो किया, बट फिर भी The app showed me this clip of a confrontation in the street. I lingered on the video but didn't press like. Before long, I was being fed a stream of videos of people screaming profanities, a violent assault, and a young man lying bloodied in the street. And TikTok thinks I'm 13. खाई में गिरने का थर्ड एग्जाम्पल है डिप्रेसिव कंटेंट। अगर एल्गोरिदम को लगता है कि आप सैड वीडियोस ज्यादा देखते हैं तो आपके फीड में और ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग वीडियोस शो होंगे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में पाया गया कि विद इन हाफ एन आवर आपको दिखाए जाने वाले वीडियोस में से 93% डिप्रेशन से रिलेटेड होंगे। हाँ, अगर आप ऐसे वीडियोस प्रेफर करते हैं। टिकटॉक का कहना है कि एल्गोरिदम सिंपली यूजर्स को वही कंटेंट देता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा एंगेज रहे, जिससे यूजर्स ऐप और ज्यादा यूज करें। और ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पर अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं तो आप प्रोबेबली सैड वीडियोस ही देखेंगे, जिसका मतलब है कि आप और ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। आपकी फीड टिकटॉक के सबसे ज्यादा होपलेस और डार्केस्ट कंटेंट से भर जाएगी, जिनमें से बहुत सारी अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं और ऐसे वीडियोस आ सकती हैं जिसमें सुसाइड एनकरेज्ड हो। इवन पॉपुलर वायरल टिकटॉक में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। Stupid TikTok Benadryl overdose challenge. Somebody's died from this already. और एक एग्जाम्पल जिसमें कंप्लीटली अनसेफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। एक लड़की जो अपने ईटिंग डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल कर रही है, उसके फीड में पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग भरी हुई है जिनमें अनरेगुलेटेड वेट लॉस पिल्स और हार्मफुल क्रैश डाइट्स हैं। और जब उसने एक वीडियो बनाया कि ऐसे वीडियोस टिकटॉक में कैसे आए, पोस्ट डिलीट कर दिया गया। Because I said this app is promoting eating disorders. जो हमें अगले इशू की तरफ ले जाता है जो लोगों को टिकटॉक से है, सेंसरशिप। टिकटॉक के सेंसरशिप मॉडरेटर्स को ये बताया गया है कि उन यूजर्स के वीडियोस जो अगली, पुअर या डिसेबल्ड हैं उन्हें बैन या रेस्ट्रिक्ट किया जाए। अकॉर्डिंग टू देम उनके वीडियोस को रोका जाए जो चबी हैं, जिन्हें डाउन सिंड्रोम है, और वो भी जिनके वीडियोस बड़े पुअर दिखते हैं। एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इसका रीजन सिर्फ साइबर बुलिंग को रोकना था। हालांकि दूसरे क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग टिकटॉक सिंपली उन्हीं के कंटेंट शो कर रहा है जो उनके हिसाब से डिजायरेबल है। इस एल्गोरिदम को जिसने भी बनाया है उसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जिससे वो टिकटॉक के बिलियंस ऑफ यूजर्स को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अनदर एग्जाम्पल जिसमें टिकटॉक कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले वीडियो को कंट्रोल करता है तब मिला जब गार्डियन ने अनकवर किया कि कैसे टिकटॉक उन कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान और तिब्बत के बारे में है। दूसरे शब्दों में, टिकटॉक उन वीडियोस को सेंसर करता है जो चाइनीज गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ का कहना है कि ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी को एडवांस करने की कोशिश है, बट सच तो यही है कि ByteDance चाइनीज गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका एक ऐप ऑलरेडी बैन हो चुका है। द ट्रूथ इज टिकटॉक यहाँ जीत नहीं सकता। कुछ का मानना है कि टिकटॉक फ्री स्पीच को रोक रहा है, स्पेशली जब से उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेंसरिंग और मॉडरेशन टीम्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को हायर करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टिकटॉक अपने ऐप पर होने वाले पोस्ट पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है। Because TikTok videos can easily go viral, there's also the risk that users will wittingly or unwittingly share information that's false. And once it spreads, it can be really difficult to stop. कुछ लोग इस बात को लेकर कंसर्न है कि कितनी सारी हेट स्पीच टिकटॉक पर अनडिटेक्टेड है। Sometimes if you're reading the hate comments and the stress load, it can be so much for your body and you're just overwhelmed and you're lonely, so that can also creep into depression. ये इशू कितना एक्सट्रीम है इस पर जोर देने के लिए अब एक मास्क्ड विजिलेंट पुलिस को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि मॉडरेशन टीम को सारे अब्यूज से बचने के लिए काफी कुछ फेस करना पड़ा है। अब लेट्स बी क्लियर, टिकटॉक के लिए काफी सारी प्रॉब्लम से डील करना काफी मुश्किल हो रहा है। उन्हें देखकर लगता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी मानना होगा कि वास्ट मेजॉरिटी की यूजर्स को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। बट यही सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि हर एक यूजर की फीड बहुत अलग है। काफी लोगों को टिकटॉक के डार्कर कॉर्नर्स के बारे में पता भी नहीं है। पेरेंट्स जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अलग फीड देखते हो इंस्टेड उनके बच्चों के। एक इंसान जो खुश है वो कुछ और देखेगा और एक डिप्रेस्ड इंसान कुछ और।
टू समराइज, टिकटॉक के एल्गोरिदम काफी इनक्रेडिबल हैं जो आपको ऐसे कंटेंट दिखाता है जिसमें आप ज्यादा वक्त तक रुके, नो मैटर कितना डार्क और डिस्टर्बिंग कंटेंट है। However, despite all of these issues, predators, disturbing content, dangerous challenges, censorship, bullying और ऐसे कई प्रॉब्लम्स के होते हुए भी टिकटॉक वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेटफॉर्म है और बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये क्लियरली सक्सेस स्टोरी है और फिलहाल दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक। सो ये सब समझने के लिए कि कैसे ByteDance ने ये सब हासिल किया, वो भी इतने इश्यूज के बाद, उसके लिए एक आखिरी पीस पर हमें बात करनी होगी। यही सबसे क्रूशियल पीस है। वाइन, एक ऐसा ऐप जो सिर्फ 6 सेकेंड्स लॉन्ग वीडियो को अलाउ करता था 2012 में, सेम ईयर जब ByteDance स्टार्ट हुआ। वाइन को ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही ट्विटर ने एक्वायर कर लिया था और जब 2013 में ये ऐप लाइव हुआ तब इसने काफी रैपिडली एक्टिव यूजर बेस बना लिया था। ये सब कुछ ByteDance के टिकटॉक बनने के काफी साल पहले हो रहा था। वाइन परफेक्टली शॉर्ट वीडियो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए बनाया गया था, बट 2015 तक वाइन में एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आई। उसके सारे बड़े क्रिएटर्स बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि वाइन ने उनके कंटेंट को मोनेटाइज करने का कोई तरीका नहीं निकाला था। टॉप क्रिएटर्स मेड द वाइन ऐप सक्सेस, बट वाइन ऐप उन्हें कुछ नहीं दे रहा था। तो क्रिएटर्स अब दूसरे सोशल मीडियाज पर अपने वाइन्स पोस्ट करना शुरू किए। ये सब देखते हुए वाइन टीम ने 18 टॉप क्रिएटर्स के साथ मीटिंग करने का डिसाइड किया और यहाँ क्रिएटर्स की डिमांड पहुंची। क्रिएटर्स चाहते थे कि उनको $1.2 मिलियन मिले जिसमें वो हफ्ते में 3 वाइन्स पोस्ट करेंगे। इंटरनली ट्विटर टीम इस आइडिया से काफी चिंता में थी। उन्हें लगा था कि कंटेंट क्रिएटर्स को वाइन में पैसे दिए गए तो इससे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा और फिर लोग ट्वीट्स के लिए भी पैसे मांगने लगेंगे। बट उन्हें पता था कि सारे बड़े क्रिएटर्स को लूज करना काफी बुरा होगा, तो उन्हें इसे कंसिडर करना पड़ा। जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि टॉप वाइन क्रिएटर्स को $1.2 मिलियन आपस में स्प्लिट ना करके एक को $1.2 मिलियन चाहिए, उन्हें लगा कि वाइन को इस पॉइंट पर काफी लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सो सारे टॉप स्टार्स ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। वाइन पैसों के लिए काफी स्ट्रगल करने लगी और आखिर 2017 में ऑफिशियली ऐप डेड हो गया। मजे की बात यह है कि इस साल टिकटॉक लॉन्च हुआ। ByteDance ये सब केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और वाइन के पीक मोमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि शॉर्ट वीडियोस की डिमांड है, बट ऑल्सो उसने 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स हाईलाइट किए। नंबर 1, अपने बेस्ट क्रिएटर्स को इग्नोर मत करो, उन्हें पे करने का तरीका ढूंढो। और नंबर 2, उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल मत होने दो। अब ऐसे कई रीजन है टिकटॉक के सक्सेस के जिसमें बड़े अमाउंट में पैसे स्पेंड किए गए। इसका पावरफुल एल्गोरिदम, अच्छी टाइमिंग, गुड मैनेजमेंट, क्लियर स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा लक और बहुत कुछ। बट सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? टिकटॉक का क्रिएटर्स पर डे 1 से फोकस। शुरुआत में वो यूजर्स को ByteDance के ऑफिस में भी इनवाइट करते थे चैट के लिए, फीडबैक देने के लिए और साथ में वीडियोस क्रिएट करने के लिए। ByteDance ने वाइन से बहुत लेसन सीखे थे। सबसे बड़ा लेसन था ऐप में ही क्रिएटर्स की इकोनॉमी बिल्ड करना, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना जहां न्यू क्रिएटर्स के वीडियोस वायरल होना, टॉप क्रिएटर्स के पास प्रॉफिट पाने का तरीका जिससे वो लॉयल रहें। और ऐसा करने के लिए टिकटॉक ने ऐसा तरीका फिगर आउट किया जो वाइन कभी नहीं कर सकता था, बहुत सारे पैसे बनाना। इवेंचुअली बिग जायंट्स को रियलाइज हुआ कि टिकटॉक उनके लिए सीरियस थ्रेट है, जिस वजह से जब भी कोई सोशल मीडिया ऐप सर्विस लॉन्च करता था तो वो एसेंशियली टिकटॉक की क्लोन की तरह लगता था। इंस्टाग्राम लॉन्च रील्स, फेसबुक लॉन्च लासो, स्नैपचैट लॉन्च स्पॉटलाइट, यूट्यूब लॉन्च शॉर्ट्स और ऐसे बहुत सारे। इंस्टाग्राम ने ये तक अनाउंस कर दिया कि वो अब फोटो शेयरिंग ऐप नहीं है क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स उस पर टिकटॉक बनने का नाम लगा रहे थे। पर ये बहुत छोटा और काफी लेट हुआ। टिकटॉक $1 बिलियन ऐप बन चुका था। फर्स्टली टिकटॉक वीडियो फीड में एड्स के होने के कारण मोनेटाइज्ड हो रहा था, बट क्योंकि वीडियोस वाइन से बड़ी थी, एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करना काफी आसान हो गया था बिकॉज एड्स नॉर्मल वीडियोस से काफी सिमिलर लगती थी, बस एक छोटा सा येलो एड स्टिकर कॉर्नर में होता था। सो इसका मतलब ये कि ब्रांड्स अपने एड्स को यूजर जनरेटेड कंटेंट की तरह बना सकते थे। उन्हें अच्छा एंगेजमेंट मिलता था और लोगों को पता नहीं चलता था कि वो एड देख रहे हैं।
टिकटॉक भी एडवर्टाइजर्स को बड़े अमाउंट में चार्ज करता था क्योंकि उसमें इतना सारा डेटा था एक इंसान के पसंद के बारे में, सो एड्स को टारगेट किया जा सकता था। सेकेंडली, टिकटॉक ने बिल्ट इन क्रिएटर मार्केट प्लेस को बनाया था जहां बिजनेसेस और क्रिएटर्स को साथ में कनेक्ट किया जा सके टू मेक ब्रांड डील्स, और ये अल्टीमेट विन 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 था। क्रिएटर्स के लिए इसमें एक इजी और डायरेक्ट वे दिला दिया जिससे वो ऐप से ही पैसे बना सके। एडवर्टाइजर्स के लिए इसमें उनके ब्रांड्स के लिए रेलेवेंट क्रिएटर्स को ढूंढना इजी हो गया। वो क्रिएटर्स के प्रोफाइल स्टैट्स को देखकर बिना स्कैम रिस्क के पेमेंट कर सकते थे। और फाइनली टिकटॉक के लिए उन्होंने ना सिर्फ ऐप को ज्यादा अपीलिंग बनाया बट ऑल्सो ये ध्यान रखा कि वो होने वाली डील्स का पूरा रिकॉर्ड रख सके और रेवेन्यू से अपने लिए शेयर ले सके। थर्डली, टिकटॉक ने स्पॉन्सर्ड ब्रांड चैलेंजेस के साथ मोनेटाइज किया। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ने टिकटॉक के साथ काम करके #VideoSnap चैलेंज बनाया, जहां आप 3 अलग पिक्चर्स लेते हैं और उन्हें एक सिंगल इमेज में मर्ज करते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि ये फीचर सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S21 फोन्स में ही था। सो बेसिकली टिकटॉक ने एक तरीका ढूंढा जिससे वो कंटेंट और एडवर्टाइजर्स के बीच की लाइंस को ब्लर कर सके, जिसका मतलब था कि वो ब्रांड्स को और पैसे चार्ज कर सकते थे। बट हम अगर चाइनीज वर्जन को देखें तो ये पता चलता है कि ByteDance के पास मोनेटाइजेशन के कई तरीके थे जिसे वो जल्द ही टिकटॉक में लाने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, लाइव स्ट्रीम्स में टिपिंग का होना काफी कॉमन था। वहां एक और फीचर था जहां कोई भी यूजर पे कर सकता था उनके कंटेंट को सर्टेन ऑडियंस को शो करने के लिए। बट नोट करने की बात तो ये है कि कैसे ByteDance ई-कॉमर्स को डिस्टर्ब करने का प्लान बना रहा था। ByteDance ना सिर्फ सोशल मीडिया जायंट्स को ओन करने लगा था बल्कि अब वो Amazon पर भी आने लगा था। ये ऐसे काम करता है, लेट्स से कि आप टिकटॉक पर ब्राउज कर रहे हैं और आपने एक वीडियो देखा जिसमें चेरीज थी और वो काफी टेस्टी लग रहा था। अब टिकटॉक एक पॉपअप लाएगा और कहेगा कि आप इसे खरीद सकते हैं। आपके पेमेंट डिटेल्स और एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, सो आपको ऐप से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स, ये शॉपिंग फीचर किसी के साथ भी काम कर सकता है, सिंस टिकटॉक के AI एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया और आपको उसी से रिलेटेड आइटम भी शो होगा जिसे आप खरीद सकें। वो बस कंटेंट और शॉपिंग के बीच की लाइंस को ब्लर करना चाहते थे, और ये देखने में बहुत इजी लगता था कि कैसे ये ज्यादा परचेज करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके कारण आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक के चाइनीज वर्जन ने दिसंबर 2018 के एक सिंगल डे पर इस फीचर के हेल्प से $30 मिलियन का सेल किया था। चाइना में ये फीचर काफी पॉपुलर है और हो सकता है कि टिकटॉक में इसका काफी ज्यादा यूज हो, स्पेशली जब ByteDance ने बड़ी बड़ी कंपनीज में पार्टनरशिप की हो जैसे कि वॉलमार्ट और लोरियल। बट ये यहाँ नहीं रुक रहे, वो इस ऐप से फूड डिलीवरी फीचर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये प्रूफ करता है कि इस ऐप को बिलियंस ऑफ यूजर्स को मोनेटाइज करने के कई सारे तरीके हैं। साथ ही टिकटॉक ना सिर्फ एक पॉपुलर ऐप बल्कि एक अट्रैक्टिव बिजनेस होने पर फोकस कर रहा है। यही उसे वाइन ऐप से अलग करता है और उसी तरह के कई और शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप से जो सिमिलर थे बट कभी बने नहीं। पर फिर भी लोगों का ऐसा मानना है कि टिकटॉक दूसरा वाइन ऐप है, पर टिकटॉक वाइन से ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है जो शायद वाइन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक अलग ओपिनियन रखना चाहता हूँ। ये तो बस टिकटॉक की शुरुआत है और मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं इसे प्रूव करने के लिए। 2018 में मोंटेरो हिल अनएम्प्लॉयड थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे और वो अपनी बहन के घर पे जमीन पर सोते थे। वो कॉलेज ड्रॉप आउट किए थे ताकि वो फेमस रैप आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा कर सकें, जो कि खराब होता नजर आ रहा था। कुछ भी काम नहीं आ रहा था, उन्हें कोई जानता नहीं था, उनके पास कोई लेबल नहीं था। वो अपने दादी के क्लोजेट से सॉन्ग रिकॉर्ड करते थे। पर एक दिन एक छोटे इन्फ्लुएंसर ने उनका एक गाना अपने टिकटॉक वीडियो में यूज किया। उस गाने का नाम था ओल्ड टाउन रोड। मोंटेरो, जिन्हें लिल नास एक्स के नाम से जाना जाता है, अचानक उनकी पूरी लाइफ बदल गई। ओल्ड टाउन रोड टिकटॉक पर वायरल हो गया। लोग उस गाने के थीम के साथ मैच करने के लिए काउबॉय ड्रेसिंग करने लगे और ये गाना ओल्ड टाउन रोड जल्द ही सबसे सक्सेसफुल सॉन्ग्स में से एक बन गया, ऑल थैंक्स टू टिकटॉक। इनफैक्ट टिकटॉक का रियल इम्पैक्ट है एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री पर। यह आर्टिस्ट्स के लिए नया तरीका है अपने म्यूजिक को प्रेजेंट करने का। रिकॉर्ड कंपनीज इन्फ्लुएंसर को उनके गाने का यूज करने के लिए पे कर रहे हैं और टिकटॉक खुद उन्हें एक्सपेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो गाने के साथ एक चैलेंज भी बनाए ताकि उसके गाने और लोग सुन सकें। डोजा कैट इसका नंबर 1 एग्जाम्पल है कि कैसे टिकटॉक ने आर्टिस्ट के सक्सेस को हेल्प किया। क्योंकि टिकटॉक के पास इतना डेटा है तो वो रिकॉर्ड कंपनीज को एडवाइस भी कर सकती हैं कि कौन से एल्बम के गाने को सिंगल्स की तरह रिलीज करना चाहिए, क्योंकि वो देख सकते हैं कि यूजर्स कौन से सॉन्ग काफी ज्यादा सेव कर रहे हैं। बट अभी और भी है।
कुछ आर्टिस्ट अभी टिकटॉक को ध्यान में रखकर गाने लिख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे इन लिरिक्स या म्यूजिक को चैलेंज या मीम में बनाया जा सकता है। फिलहाल जरा जूम आउट करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री की ये कहानी दो बातें हाईलाइट करती है। नंबर 1, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर के लिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे उन्हें और ज्यादा विजिबिलिटी मिली जो नॉर्मली दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। इनफैक्ट ऐसे काउंटलेस जॉब्स और करियर हैं जिसमें टिकटॉक हेल्प कर रहा है और कई जिंदगी बदल रहा है। उन बिलियंस ऑफ यूजर्स को भी याद रखना चाहिए जो हर दिन एंटरटेन होते हैं। टिकटॉक के डार्क साइड को देखना जितना इजी है उतना ही ये भी है कि इस ऐप ने काउंटलेस लोगों की लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। You can post one video and instantly, overnight, be viral. It's given an insane and kind of unexpected opportunity to a lot of young people to kind of express their opinions. बट जो दूसरी चीज ये म्यूजिक एग्जाम्पल दिखाता है कि ByteDance के सिर्फ कंटेंट प्लेटफॉर्म होने के अलावा और बड़े प्लान्स हैं। वो बदलना चाहते हैं हर चीज को। शॉर्ट वीडियोस तो बस इसकी शुरुआत है। उनका अगला स्टेप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर है, इसलिए टिकटॉक के चाइनीज वर्जन में 15 मिनट के वीडियोस को अलाउ किया गया है। बट ByteDance के पास वाटरमेलन नाम का सेपरेट ऐप है जिसे लॉन्गर कंटेंट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, जिसको लेकर ना सिर्फ YouTube परेशान है बल्कि Netflix भी। ByteDance ने बड़ी कंपनीज जैसे कि BBC, PBS और ऐसे कई और के साथ लाइसेंसिंग डील कर लिए हैं और Disney Plus के एक्स हेड को भी हायर कर लिया है। बट ByteDance के वीडियोस के अलावा भी और बड़े प्लान्स हैं। ByteDance गेमिंग मार्केट में भी काफी इंटरेस्टेड लग रहा है और उसने मल्टीपल गेम पब्लिशिंग कंपनीज को भी खरीद लिया है। चाइना में 5 में से 3 मोबाइल गेम्स ByteDance ने बनाई है। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एजुकेशन रिलेटेड एप्स के लिए 10,000 नए एम्प्लॉइज को हायर करेंगे। वो अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को और बढ़ा रहे हैं। क्लाउड होस्टिंग और सर्च भी इंक्लूडेड है। ByteDance ऑलरेडी हैज अ बिजनेस सॉफ्टवेयर नेम लार्क, जिसमें ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, कैलेंडर और क्लाउड डॉक्यूमेंट स्टोरेज इंक्लूडेड है। BytePlus नाम का एक नया डिवीजन जून में लॉन्च किया गया जो दूसरे बिजनेसेस को AI बेचता है। चाइना में ByteDance अपने मैसेजिंग एप्स में डबल पैसे डाल रही है और उन्होंने बड़े एड्स को अपने ऐप में यूज करना शुरू कर दिया है चाइनीज वर्जन में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पर ByteDance टिकटॉक यूजर्स को अपने दूसरे ऐप और सर्विसेज पर भेजना शुरू करेगी, क्योंकि टिकटॉक उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल हिट था। ये बस शुरुआत है। ये एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए बस एक टूल है। कुछ लोगों ने ByteDance के बारे में सुना भी नहीं है और उन्हें लगता है कि टिकटॉक एक अजीब शॉर्ट वीडियो ऐप है। बट लेट्स बी क्लियर, ByteDance के पास ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 सिटीज में 110,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और वो बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज में जिनका शायद ही कोई ट्रैक रखता हो। सच तो ये है कि ये जानना मुश्किल है कि ByteDance एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना पावरफुल बनने वाला है। बट एक चीज तो क्लियर है, जैंग यीमिंग का गूगल से बड़ा बनने का सपना अब रियलिटी बन चुका है। बट अब अगर आपको लगता है कि टिकटॉक और ByteDance की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, तो WhatsApp की स्टोरी के लिए रुको। इस मिनी मूवी में हमने फाइनली ये आंसर किया है कि WhatsApp आखिर पैसे कैसे कमाता है। बस यहाँ क्लिक करके चेक करो। मैग्नेट्स मीडिया देखने के लिए थैंक्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। चीयर्स।